हर एक कफ टीबी नहीं होता, हर एक कफ कैंसर नहीं होता, बट अगर जो अनएक्सप्लेन्ड है, सो इंडिया के चलते पहले अभी भी टीबी रूल आउट करना है। सेकेंड, वी शुड हैव अ विजन दैट पेशेंट माइट बी हैविंग अ लंग कैंसर, स्पेशली फीमेल्स में। इट्स अ हार्ड फैक्ट विच ऑल शुड एक्सेप्ट कि दे विल टेक केयर ऑफ द होल हाउस होल्ड एंड फैमिली मेम्बर्स एक्सेप्ट फॉर देमसेल्स। चौखट गिरेगी नहीं, इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी इस लक्कड़ में, तब मैं इसका दीमक का ट्रीटमेंट कराऊंगा, ठीक है। तो मैं कहूँ तो दीमक पर डे बढ़ रही है, आप ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो दीमक चौखट आज नहीं तो कल गिरेगी। What a beautiful example. Similarly is for this disease. अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो या नहीं करा रहे हो, राइट, अगर आप नहीं करा रहे हो तो ये अपनी स्पीड से बढ़ रही है, इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप। बेसिकली ये मैं आपको लाइव एग्जाम बता रहा हूँ, 2,57,000 का उस टाइम इंजेक्शन आता था, आज मात्र 25,000 रुपये का। आई नॉट नेम द इंजेक्शन दो तो ये लाइव है एंड वी हैव बीन यूजिंग इट सिंस देन। हमने 2.5 लाख से 25,000 की जर्नी देखी है इस इंजेक्शन की। तो अगर अब जेनेटिक कैंसर्स की बात करें, हर एक कैंसर इज नॉट जेनेटिक, एवरी कैंसर इज नॉट जेनेटिक। सो देयर पर्टिकुलर कैंसर्स विच इन विच वी लुक फॉर अ जेनेटिक एसोसिएशन, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, prostate cancer. So these are few cancers in which we have a proven hereditary role play. Yes. Major benefit जो मिलेगा वो मिलेगा when a particular female takes the vaccine before the first unprotected intercourse. Okay. Because the day a female has an unprotected intercourse, she would be exposed to semen. सीमन से HPV ट्रांसमिट होना है, HPV से फिर CA सर्विक्स पॉजिटिव एजेंट है। नमस्कार, बिट्स एंड पीसेस में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। आज बात सेहत की होगी, आज बात कैंसर की होगी। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही डर जो है वो मन में घर कर जाता है। लेकिन कैंसर को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी हैं। जैसे कि अगर हम कह लें कि कुछ लोग ये मानते हैं कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैलता है, या फिर कैंसर सिर्फ बुजुर्गों में ही होता है, जब उम्र काफ़ी हो जाती है तब होता है, या फिर ये कहते हैं कुछ लोग कि कैंसर मतलब अब जीने की कोई गुंजाइश नहीं, मौत तय है। कितनी सच्चाई है इन बातों में, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सनी जैन हैं, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, अकॉर्ड हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो डॉक्टर, कैंसर शब्द सुन के डर क्यों लगता है? मैम, कैंसर एक ज़माने से बात करें, सदियों से, डेकेड से, 1990 के दशक से अगर बात करूं तो उसको उस ज़माने में एक लाइलाज बीमारी गिना जाता था कि जिसको कैंसर हो गया वो उसका कोई हल नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो वो डर, वो खौफ 1990 के दशक से 2025 तक कम ज़रूर हो गया, लेकिन टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ जो अनएजुकेटेड क्लास है, लिटरेसी रेट जो है हमारा अभी भी पुअर है, उसके चलते वो जो एक कैंसर के बारे में जो एक करंट अप्रोच है या जो नई गाइडलाइंस है या जो नया ट्रीटमेंट है वो प्रॉब्लली लोगों तक अभी पहुंचा ही नहीं है। तो इसको आज भी उसी नज़रिए से, उसी एंगल से देखा जाता है कि कैंसर मतलब लाइलाज बीमारी, जबकि ये सत्य नहीं है। कैंसर का इलाज तब भी मौजूद था, और आज की अगर मैं बात करूं तो हमने वी हैव बीन एबल टू ब्रेक डाउन, इसको हमने इस लेवल तक तोड़ दिया है कि कैंसर क्यों हुआ, कौन से जीन में म्यूटेशन हुई, कौन से सेल में म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर कैंसर हुआ। सो वो कहते हैं वन साइज डजंट फिट ऑल, कि एक ही तरह का साइज हर एक को नहीं आता। सो वी हैव दिस इज टेलर मेड अप्रोच, वी हैव बीन एबल टू ब्रेक डाउन कैंसर टू द मॉलिक्यूलर लेवल, टू द जेनेटिक लेवल। तो नाउ वी आर टारगेटिंग दैट। सो अगेन, जो आपका सवाल है कि क्यों डर लगता है, अगेन इट इज़ नॉट एन ईजी डिजीज टू ट्रीट। नहीं, ये नहीं कहूँगा कि मैं इट इज़ लाइक अ केक वॉक, बट डेफिनेटली इलाज नहीं है, ये भी गलत है। सो अगेन, भ्रम इसलिए है, डर इसलिए है क्योंकि नॉलेज नहीं है। सो दिस इज समथिंग नोन एज कैप गैप, नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस, KAP गैप कहते हैं इसको, कि क्योंकि नॉलेज नहीं है इसलिए देयर इज अ डिफरेंट एटीट्यूड, जब एटीट्यूड नहीं है तो प्रैक्टिस नहीं है। सो ये कैप गैप जब तक कम नहीं होगा तब तक probably we will keep seeing and referring to this video again and again. मतलब जैसे कहते हैं हम कि किसी को टाइफाइड हो गया सपोज, तो उसके सिम्टम्स ऐसे ही रहेंगे, लेकिन कैंसर का सिम्टम्स हर पेशेंट में अलग होता है। So कुछ स्पेसिफिक, कुछ नॉन स्पेसिफिक, कुछ जनरल सिम्टम्स लाइक वेट लॉस, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, कोई साइज, कोई गांठ है जिसका अकस्मात साइज बढ़ गया, पहले जी छोटी सी थी, आप पिछले 2 महीने में साइज काफ़ी बड़ा हो गया,
पहले पेनलेस थी, पेनलेस बिकमिंग पेनफुल। कोई गांठ पिछले 6 महीने से कोई दर्द नहीं था, लेकिन पिछले 2 महीने से बहुत दर्द हो रहा है। सो अगेन कमिंग बैक, वेट लॉस हो गया, रैपिड चेंज इन साइज हो गया, फिर अनएक्सप्लेन्ड वॉमिट, कफ। हर एक कफ टीबी नहीं होता, हर एक कफ कैंसर नहीं होता, बट अगर जो अनएक्सप्लेन्ड है, सो इंडिया के चलते पहले अभी भी टीबी रूल आउट करना है। सेकेंड, वी शुड हैव अ विजन दैट पेशेंट माइट बी हैविंग अ लंग कैंसर। सो अगेन जो स्पेसिफिक है वो साइड स्पेसिफिक, किसी को हेड एंड नेक का कैंसर, किसी को गले का कैंसर है तो उसकी आवाज़ में बदलाव आएगा, खाने में दिक्कत होगी, गर्दन में गांठ आ जाएगी। किसी को अगर फेफड़ों का कैंसर है तो उसको खांसी होगी, बलगम होगा, बलगम में खून निकलेगा, राइट। अगेन वेट लॉस कॉमन है। किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट का साइज चेंज हो जाएगा, निपल डिस्चार्ज होगा, ब्रेस्ट में नम फील होगा। सिमिलर किसी को आंतों का कैंसर है तो क्रॉनिक पेट में दर्द हो सकता है जी, वेट लॉस, डायरिया। सो दीज आर द स्पेसिफिक सिम्टम्स जो हम साइट स्पेसिफिक कैंसर देखते हैं। एक तो विद योर प्लेटफॉर्म आई लाइक टू टेल दैट कैंसर कोई सर से पैर तक हर एक चीज़ का हो सकता है। व्हाट इज़ कैंसर? मतलब एज अ डॉक्टर मैं ये कहूँगा, फॉर अ लेमैन, कैंसर इज अनकंट्रोल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। मतलब एक सेल मरता है तो एक पैदा होता है, 2 मरते हैं तो पैदा होते हैं। जब उसी टाइम फ्रेम में, लेट्स सपोज 1 घंटे में 1 सेल बन रहा है, जब उसी टाइम फ्रेम में 1 की जगह 100 सेल पैदा हो रहे हैं, 2 की जगह 2000 सेल पैदा हो रहे हैं, मतलब रैपिडली ग्रो हो रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में, राइट। सो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां होंगी, कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, है ना। नॉर्मली हमारी बॉडी के पास मैकेनिज्म होता है कि अगर कोई खराब सेल बना उसको वहीं की वहीं वो मार देती है, जैसे एपोप्टोसिस जैसे हम कहते हैं मेडिकल लाइन में। बट जिस पेशेंट को, जिस पर्सन को कैंसर होता है उसमें ये मैकेनिज्म डिफिशिएंट है, तो उसकी बॉडी ये रियलाइज ही नहीं कर पा रही कि भैया ये खराब सेल है। तो वो 1 की जगह जब 100 बनेंगे, 100 की जगह 1 लाख बनेंगे तो वो एक गांठ का रूप ले लेती है। सो दीज कलेक्शन ऑफ दीज एबनॉर्मल सेल्स अनकंट्रोल्ड है, रोक नहीं पा रही बॉडी, अनरेगुलेटेड है, जरूरत नहीं है फिर भी बने जा रहे हैं, और एबनॉर्मल है, कुछ ना कुछ उनके डीएनए में चेंज है। तो कैंसर होने के लिए डीएनए में चेंज होना बहुत जरूरी है। सेल का जो मेन बैकबोन है डीएनए, राइट। इन तीनों का जब एक कॉमन एक सेल बनता है उसको हम कैंसरस सेल कहते हैं। जैसे आपने कहा कि 90 के बाद से अभी तक में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है हेल्थ केयर में, अगर हम ऑन्कोलॉजी की बात करें, लेकिन किस तरह के इनोवेशंस एंड डेवलपमेंट हमने देखे हैं ट्रीटमेंट के दौरान? सो एग्जांपल लेके समझते हैं हम, इजी होगा। ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, राइट। तो ब्रेस्ट कैंसर पहले 1990 के बाद किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया तो उसके लिए ये ABC 3 तरह की दवाई थी, इररिस्पेक्टिव क्या स्टेज है, किस टाइप का कैंसर है, कुछ नहीं होता। ब्रेस्ट कैंसर मतलब 3 दवाइयाँ देनी है। उसमें से उस सबसेट में मान लो 100 मरीज़ हैं, 100 में से वो दवाइयाँ आज भी यूज़ हो रही हैं, वो तीनों दवाइयाँ आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सबसेट में यूज़ कर रहे हैं। कि हमने कहा भैया ये कैटेगरी आएगी तो ये 3 दवाइयाँ देनी है। तो उन 100 में से हमने कहा जी 25 को तो आराम आया, 75 को नहीं आया। सो प्रॉबेबली उस टाइम पे भी यही 25 थे जिनके पास ये ट्यूमर बायोलॉजी थी। ट्यूमर बायोलॉजी मतलब हर एक ट्यूमर, मतलब मैं सबको ही कहता हूँ, हर एक रामलाल श्यामलाल से अलग है, राइट। तो हर एक कैंसर दूसरे कैंसर से अलग है। सो नो 2 ब्रेस्ट कैंसर आर सेम, ओके, राइट। सेम अगेन लाइव एग्जांपल इस, एक ही डाल के 2 संतरे कभी मीठे नहीं होते, एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, राइट। एक कम मीठा होगा एक खट्टा होगा। तो जब एक ही पेड़ के 2 फल एक जैसे नहीं हो सकते, 2 कैंसर एक जैसा कैसा बिहेव कर सकते हैं? सो दिस इज नोन एज बायोलॉजी। हर एक का ट्यूमर बिहेवियर अलग है। तो कमिंग ऑन बैक टू योर क्वेश्चन कि हमने क्या एडवांसेस करे हैं। सो एडवांसेस की बात करें तो अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो वी हैव बीन एबल टू ब्रेक डाउन ब्रेस्ट कैंसर इनटू 4 मेजर कैटेगरीज नाउ, जो पहले नहीं थी मेरे पास। पहले मेरे पास एक ही कैटेगरी थी, ब्रेस्ट कैंसर। अब मेरे पास ल्यूमिनल ए, ल्यूमिनल बी, ल्यूमिनल सी, ल्यूमिनल डी, अलग अलग टाइप के मेरे पास कैटेगराइजेशन है। I have been, we as the scientist and the innovations have been able to diagnose the targeted therapy for breast cancers. कि भैया वो एक पर्टिकुलर सबसेट में काम करेगी जिसके अंदर ये HER2 पॉजिटिव आता है, वी हैव एंटी HER2 थेरेपीज, तो रिस्पॉन्स बेटर हो गया। टू टॉप इट अप नाउ वी हैव इम्यूनोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी क्या करती है, वो इन एडजंक्ट टू कीमोथेरेपी एंड टारगेट थेरेपी हम देते हैं, अगेन टू फर्दर बेटर द रिस्पॉन्स। सो अगर 1990 की बात करें, अगर हम रिस्पॉन्स रेट की बात करें जो 100 में से 25 था, आज अगर वही ट्रीट कर रहे हैं तो 100 में से 80-85 का रिस्पॉन्स रेट है। तो हर दैट इज द वे वी हैव बीन एबल टू ब्रेक डाउन कैंसर। ये ब्रेस्ट है,
Same goes for lung, same goes for brain, same goes for stomach, same goes for intestine. So we have been able to identify the mutations कि कहाँ इस पूरे सेल लाइन में कहाँ दिक्कत आई जो कैंसर बन गया, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो ये क्या हर पेशेंट को ये रेडिएशन, केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी से गुजरना पड़ता है या सबके लिए अलग होता है? नहीं, अगेन सो वन साइज डजंट फिट ऑल। ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं है किसी का भी, टेलर मेड है। एक को हो सकता है सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, इम्यूनो सब चाहिए हो, दूसरे को हो सकता है खाली सर्जरी के बाद हम कहते हैं कुछ नहीं करना। तो ये स्टेजेस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है मैम स्टेज पे, ये डिपेंड करता है ट्यूमर बायोलॉजी पे, ये डिपेंड करता है ट्यूमर टाइप पे, ये डिपेंड करता है कौन सी म्यूटेशन है उसके अंदर। अगेन सो दिस इज व्हाट द इनोवेशन इज। ब्रेस्ट कैंसर नहीं जी, ब्रेस्ट कैंसर में ER PR पॉजिटिव है तो ये ट्रीटमेंट है जी। ER नेगेटिव, PR नेगेटिव, तो दिस आई मीन दीज आर टेलिंग द टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट या वेरिएशन जो एक कैंसर पेशेंट में आ सकती है। तो नो, ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ करना है। बहुत बार हम सिर्फ सर्जरी करते हैं। हेड एंड नेक की बात करता हूँ, बक्कल म्यूकोसा, गाल का कैंसर किसी को होता है, अगर वो इनिशियल स्टेजेस में लिम्फ नोड नेगेटिव है, कोई उसमें कोई भी बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर नहीं है, बहुत बार सर्जरी करा के पेशेंट कहता है सिर्फ फॉलोअप पे रहो, राइट। विजाविज अगर हम कहते हैं अब ब्रेन ट्यूमर है किसी को, है ना, ब्रेन ट्यूमर मतलब पहले ज़माने तो ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज ही नहीं होता था, भाई सर में दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो, पेशेंट एक्सपायर्ड, राइट। अब ब्रेन ट्यूमर हम कहते हैं नहीं, अगर ब्रेन ट्यूमर की है तो हम कहते हैं भैया पहले कोशिश करो सर्जरी कराओ, क्योंकि अगर ट्यूमर निकल जाता है, डीबल्किंग सर्जरी कहते हैं इसको, तो उसका रिस्पॉन्स इज बेटर एज कम्पेयर टू अ नॉन डीबल्क ट्यूमर। अगेन सो दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक कि किसको कैसे करना है, बट डेफिनेटली यस इट इज़ नॉट द सेम ट्रीटमेंट फॉर ऑल कि सबको सब करना है, क्या किसी को कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है। सो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्टेज, टाइप, बायोलॉजी एंड द रिसेप्टर स्टेटस ऑफ द पेशेंट। तो क्या डॉक्टर, हम जैसे एक भ्रांति ही इसको मैं मानूंगी, बट आपसे सुनना चाहती हूँ कि क्या सच्चाई है, हर गांठ कैंसर हो सकता है शरीर में कहीं पे भी अगर कोई गांठ? नो, हर एक गांठ कैंसर नहीं हो सकता, बट क्या ये कैंसर हो सकता है? यस, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। वी शुड नॉट इग्नोर। सो जब हम पढ़ते थे कॉलेज डेज में, सो हमें पढ़ाया जाता एनी फीमेल, एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूँ अपने प्रोफेसर के, एनी फीमेल 40 years and above when presenting with a breast lump should be considered as suffering from breast cancer until and unless proven otherwise। मतलब कोई फीमेल है जिसकी उम्र 40 साल है और जो कि ब्रेस्ट में लंप लेके आई है अपने साथ, तो उसको हमें कैंसर मान के उसकी जांचें करानी है जब तक ये प्रूव ना कर ले कैंसरस नहीं है। ओके, राइट। सिमिलरली अगेन वेरी कॉमन इडियम जो हमारे प्रोफेसर यूज़ करते थे कि आइज कैन नॉट सी बट द माइंड डजंट नो। अगर दिमाग को पता ही नहीं है कि आगे खाई है तो आपको दिखेगी ना खाई, आपके लिए तो खाई वो गड्ढा है, राइट। सो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन। नोइंग अबाउट डिजीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में स्पेशली फीमेल्स में इट्स अ हार्ड फैक्ट विच ऑल शुड एक्सेप्ट कि दे विल टेक केयर ऑफ द होल हाउस होल्ड एंड फैमिली मेम्बर्स एक्सेप्ट फॉर देमसेल्स, राइट। तो वो माता जी आती है जी, वो गांठ थी, कब से गांठ? 2 साल से गांठ थी जी, बताया ही नहीं जी किसी को। ऑब्वियसली बताओगे तो कोई इलाज कराएगा ना। सो टॉकिंग अबाउट द डिजीज, टेकिंग केयर ऑफ योर ओन सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। डॉक्टर, मुझे लगता है कि कई कैंसर जो है पेशेंट के साथ ये होता है कि कैंसर के स्टेजेस बदल जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, शायद इस कारण से भी कि पहली बात तो ये सोच लेते हैं लोग कि घरेलू उपाय संभव है, दूसरा ये सोच लेते हैं कि नहीं मुझे तो कैंसर नहीं हो सकता, ये खुद को वो समझा लेते हैं, और एक तीसरा वो इसलिए भी शायद एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि ये बहुत कॉस्टली अफेयर है। तो मैं ब्रेक डाउन करते हैं 3 पार्ट में इसको, कि पहली बात कि घरेलू उपचार, वो तो मैं बता ही दिया, बैंगन की सिकाई, गिव यू लाइव एग्जांपल। सो अगेन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, कोई घरेलू उपचार से हमने आज तक कुछ नहीं देखा। इनफैक्ट प्लेटलेट में लोग कहते हैं कि आप फलाने पत्ते का रस पी लो, ये फ्रूट खा लो, कोई डेटा नहीं है मैम, कोई डेटा नहीं है हमारे पास। पपीते के पत्ते से नहीं होता डेंगू में? मैम तो पपीते के पत्ते की टैबलेट्स आती हैं, हाँ। बट एज ऑन्कोलॉजिस्ट जब मैं पेशेंट को ट्रीट करता हूँ वो पपीते पत्ते के रस से बढ़ती हैं या मेरे ट्रीटमेंट से बढ़ती हैं मुझे नहीं पता, बट अगेन आई डोंट हैव एनी डेटा टू सपोर्ट दैट। तो घरेलू उपचार या घरेलू नुस्खे तो आई हैव माई डाउट्स क्योंकि इनको नो डेटा। सेकेंड, स्टेजेस बदल जाती हैं, डेफिनेटली यस। कैंसर हैज़ 4 स्टेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 4, यही 4 स्टेज है, कोई 5वीं 6ठी स्टेज नहीं होती।
स्टेज 1 इज़ द इनिशियल स्टेज, स्टेज 4 इज़ द लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज का मतलब जब बीमारी अपनी जगह से निकल के प्राइमरी, जैसे वो किसी का लंग कैंसर है तो लंग से निकल के शरीर में किसी भी और हिस्से में चली जाए तो वो स्टेज 4 हो जाती है। मतलब फॉर इजी वे में समझाऊंगा तो यही 4 स्टेजेस होती है। अब ऑब्वियसली हर एक कोई स्टेज साइज पे डिपेंडेंट है, कोई स्प्रेड पे डिपेंडेंट है। सो जितना इसको मैं इसका एग्जांपल ऐसे देता हूँ अपनी ओपीडी में, आई गिव इट डे इन डे आउट। मैं कहा अगर जो चौखट में दीमक लग गई और आप ये सोचो कि जिस दिन ये चौखट गिरेगी नहीं, इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी इस लक्कड़ में, तब मैं इसका दीमक का ट्रीटमेंट कराऊंगा, ठीक है। तो मैं कहा वो तो दीमक पर डे बढ़ रही है, आप ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो दीमक चौखट आज नहीं तो कल गिरेगी। What a beautiful example. सिमिलरली इज फॉर दिस डिजीज। अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो या नहीं करा रहे हो, राइट, अगर आप नहीं करा रहे हो तो ये अपनी स्पीड से बढ़ रही है। इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप। अगेन इट इज़ रैपिडली अनकंट्रोल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है। रोक नहीं पा, हमारी बॉडी अगर रोक पाती तो कैंसर ही नहीं होता, है ना। सो वो ग्रो कर रही है। अब किसी का ट्यूमर बायोलॉजी है बहुत तेज़ी से बढ़ती है, किसी की ट्यूमर बायोलॉजी है वो स्लो बढ़ती है। अगेन दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ ट्यूमर, लोकेशन ऑफ द ट्यूमर, ट्यूमर बायोलॉजी कितना है, उसका माइटोटिक रेट कितना है। दीज आर फर्दर साइंटिफिक थिंग्स दैट वी लुक एट। तो अगेन अगर आप ट्रीटमेंट को नहीं करा तो बीमारी तो बढ़ रही है जी, टेक इट फॉर ग्रांटेड बढ़ रही है, राइट। कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट जो आपने कहा कॉस्टली अफेयर। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप दिस एज ए इनिशिएटिव जिसको हम कहते हैं DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एक्ट। काफ़ी दवाइयाँ जब हम पढ़ते थे वे बैक इन माई मेडिकल कॉलेज, हम टॉकिंग बनाओ अबाउट 2000 एक इंजेक्शन जो हम 2.5 लाख रुपए का तब लगता था, आज इंजेक्शन 25,000 रुपये का है। So even seeing the rapid rise and diagnosis of the cases, government has also taken initiative to control the cost, right? अगर यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे अगर बात कर रहे हैं, if you allow, आयुष्मान भारत इज लाइक प्रैक्टिकली फॉर एवरीवन नाउ। अभी जो रिसेंट जो अपडेट आया था उसके तहत भी सारा इलाज हो रहा है। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू काइंड ऑफ अ मेडिकल व्हाट डू यू कॉल दिस TPA और व्हाटएवर, उसके तहत भी इसका इलाज हो रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो रहा है। सो मतलब वी नीड नॉट गो टू अ फैंसी हॉस्पिटल इफ यू नॉट एबल टू अफोर्ड। सो ट्रीटमेंट इन अ फैंसी हॉस्पिटल वर्सेज इन अ गवर्नमेंट सेटअप इज प्रैक्टिकली सेम। हम सब वहीं से पढ़ के आ रहे हैं, बट जस्ट दैट वहाँ पे रश ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगता है, प्राइवेट में रश कम है तो टाइम कम लगता है। बट ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं करा सकते, बिल्कुल करा सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट हैज़ गॉन डाउन ड्रास्टिकली। ये मैं आपको लाइव एग्जाम बता रहा हूँ, 2,57,000 का उस टाइम इंजेक्शन आता था, आज मात्र 25,000 रुपये का। आई नॉट नेम द इंजेक्शन दो तो ये लाइव है एंड वी हैव बीन यूजिंग इट सिंस देन। हमने 2.5 लाख से 25,000 की जर्नी देखी है इस इंजेक्शन की। इट्स वेरी कॉमनली यूज्ड। कैंसर को लेके ये भी मानते हैं डॉक्टर कि ये रिलैप्स कर जाता है, दोबारा आ जाता है, क्या हर पेशेंट के साथ ऐसा होता है? तो इसका मैं बोलता हूँ इसको रिकरेंस कहते हैं। बट हम कहते हैं रिकरेंस, पेशेंट कहता है रिकरेंस होगा नहीं, तो मैं कहता हूँ पहले अकरेंस ठीक कर लो भाई तो रिकरेंस देखोगे पहली चीज़। दूसरी चीज़ येस डेफिनेटली येस, अगेन डिपेंडिंग ऑन द ट्यूमर टाइप, ट्यूमर बिहेवियर, स्टेज ऑफ द डिजीज़, डेफिनेटली येस डिजीज़ माइट रिलैप्स और रिकर। तो हम कहते हैं कि सो वी सी 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो हम देखते हैं कि हमने आज अगर 2025 में किसी लंग कैंसर के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, उसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट कितना है कि अगर 100 लोगों को ट्रीट किया, 100 लोग ठीक हुए तो 5 साल तक कितने लोग इनमें से जिंदा हैं। सो वी डोंट टॉक अबाउट इन लीप्स एंड बाउंड्स, राइट। फ्यू कैंसर लाइक ब्रेस्ट कैंसर वी इवन सी अ 10 ईयर सर्वाइवल डेटा नाउ। सो कहाँ तो हम 1990 में कह रहे थे 75 लोग जो है मर गए या नहीं ट्रीट हुए, कहाँ हम आज बात कर रहे हैं 100 में से कितने 10 साल बाद जिंदा रहेंगे। सो डेफिनेटली येस देयर इज अ चांस ऑफ रिकरेंस, देयर इज चांस ऑफ अ रिलैप्स, but as the time passes by the chances of recurrence or relapse goes down. So first year recurrence and relapse is maximum as compared to a 5th year relapse and recurrence. So जितनी टाइम पोस्ट ट्रीटमेंट निकलता जाएगा उतना चांसेस ऑफ रिलैप्स कम होता जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी। यूजुअली लोग यही सोचते हैं कि ये मतलब 5 साल बाद 7 साल बाद भी रिअकर हो सकता है। तो मैं कहता हूँ भाई 6 चीज़ें छोड़ दो इन द सेम फ्लो जैसे मैं अब बोल रहा हूँ, तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, शराब, 6 चीज़ें छोड़ दो, बाकी जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, राइट। लोग ये 6 चीज़ नहीं छोड़ पाते। दीज आर द मेजर कॉजेटिव एजेंट्स अगर आप मेरे से आज बात करोगे तो। वाई इज इट दैट कैंसर इतना बढ़ क्यों गया जी?
कई पेशेंट तो हम ऐसा देखते हैं जिन्होंने कभी शराब सिगरेट को शायद हाथ भी नहीं लगाया होगा। सो दिस इज ट्रू अदरवाइज। 100 लोग किसी को लंग कैंसर है तो 95 उसमें सिगरेट पीते होंगे, 5 नहीं पीते होंगे। एसोसिएशन बता रहा हूँ मैं आपको। दिस इज ट्रू अदरवाइज कि 100 लंग कैंसर वालों में से 95 सिगरेट पीते थे, लेकिन क्या वो 100 ही पी रहे थे? पी तो 1 लाख रहे हैं बाहर, 10 लाख रहे हैं। सो इट इज़ ट्रू फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टेबल कि जिसको भी लंग कैंसर हुआ, जिसको भी माउथ कैंसर हुआ, जिसको भी ओरल कैंसर हुआ, उनमें से जो है मैक्सिमम मतलब 90-95% लोग या तो खैनी खाते थे या गुटखा खाते थे या सिगरेट पीते थे। दैट डजंट मीन हर एक पीने वाले को हो रहा है, बट जितना ज़्यादा जो एक्सपोज करेगा अपने आप को उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ हैविंग अ कैंसर इन लाइफ बढ़ जाता है। सो ये जो आपने पूछा है सवाल बहुत कॉमन है, सर हमने तो कभी दारू भी नहीं पी, सिगरेट भी नहीं पी, फिर भी हो गया। सो अगेन वी इज दैट नॉट दैट देयर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स नॉट प्लेइंग रोल। 2023 की अगर बात करूँ, सो देयर वाज स्टडी व्हिच वाज प्रेजेंटेड इन ASCO, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, विच सेड दैट एयर पॉल्यूशन से लंग कैंसर का जीन ट्रिगर हो रहा है। क्योंकि जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम जी रहे हैं, मतलब आप कुछ करो ना करो, यू आर स्मोकिंग सिगरेट। सो हम ये ना, मैं कभी मजाक जो हम करते हैं किसी टॉपिक में, तो हम कहते हैं जो ठीक ठाक लोग हैं वो टियर 2 में रहते हैं या टियर 3 में रहते हैं, तो थोड़े से ज़्यादा बहादुर होते हैं वो टियर 2 में रहते हैं। 3 वाले नॉर्मल हो गए, 2 वाले थोड़े से जो असली जो बादशाह खान है ना, वो सारे टियर 1 में रहते हैं क्योंकि डेली 20 सिगरेट तो आप पी रहे हो बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। व्हाई डू यू वांट टू ऐड योर एक्स्ट्रा बर्डन टू योर लंग, टू योर बॉडी, जस्ट टू डिटॉक्सिफाई दैट। सो मैं हमेशा कहता हूँ दिल्ली वाले तो बादशाह खाना है, क्या कर सकते हैं, तुम तो रोज सिगरेट पी रहे हो। डस्ट पार्टिकल्स इतने हैं, मतलब बहुत है। एंड अगेन अब जब होगा, आबादी बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रही है, ग्रीनरी कम हो रही है, वी ऑल टॉक अबाउट इट, बट हु इज टेकिंग केयर ऑफ इट? नो वन। जिसको सिगरेट पीनी है, आप ये देखो, लेट्स सपोज आप हरियाणा रोडवेज एक साइड किसी भी रोडवेज में आप ट्रैवल कर रहे हो, वो ताऊ जी बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस रुकते ताऊ जी नीचे उतरते बीड़ी पीनी है, 2 घंटे से नहीं पी, लेकिन नीचे उतरते पीनी है। सो दैट जब तक ये जो इल हैबिट्स हैं, राइट, जो मैंने बताई आपको, ये नहीं जाएंगी, वी विल नॉट सी अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन कैंसर्स एंड वी विल नॉट सी अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन रिकरेंस। मेरे पास कितने पेशेंट हैं बिल्कुल ठीक हो गए थे जी, इन्होंने फिर से स्मोकिंग शुरू कर दी जी, कम बैक विद द डिजीज। बहुत हैं आंतों वाले हैं जी, इन्होंने ड्रिंकिंग शुरू कर दी जी, 3 साल कुछ नहीं पिया जी, अब दोबारा से पीनी शुरू कर दी, वी हैव अ रिकरेंस। एंड इनके ना डायरेक्ट एसोसिएशंस हैं, वी हैव ट्रायल्स विच हैव प्रूव्ड कि ये करने से ये डिजीज़ होगी जी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टॉम डिक एंड हैरी, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, कुछ भी बोल रहा हूँ। इसका साइंटिफिक डेटा है, इसका ट्रायल है हमारे पास कि भैया इसका ये एसोसिएशन है। सो प्रोबेबली हियर लाइज द आंसर कि वाई डू वी हैव अ रिकरेंस, वाई डू वी हैव अ रिलैप्स अगेन। सो देयर इज समथिंग नोन एज मॉडिफाइबल फैक्टर एंड नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, जो मैं बताता हूँ। सो ये मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल या पर्सनल इल हैबिट्स, ये मॉडिफाई कर सकते हो। नॉन मॉडिफाइबल इज योर एज, environmental hazards, these are non modifiable. You cannot be, everyone cannot be relocating from here to an XYZ foreign country जहाँ पे AQI is 20-25, right? नहीं कर सकते, right? This is not practical reason, this is not practically possible. So these are non modifiable factors probably which will change whenever they have to change. तो एक जो मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि लोग ये सोचते हैं कि एज हो जाने पर, उम्र दराज हो जाने पर ही कैंसर होता है। सो उनके लिए आप क्या कहेंगे? बट डेफिनेटली वी विल सी मोर पीपल इन द एडवांस्ड एज मतलब 50-55 साल के बाद, बट द एज आर डायग्नोसिस इज स्लोली डिक्रीजिंग अगेन फॉर 2 रीजन्स। एक तो पकड़ा ज़्यादा जाने लगा है, डायग्नोस्टिक्स हैज इम्प्रूव, द एक्सेसिबिलिटी टू लैब्स हैव इम्प्रूव्ड, प्लस द इल हैबिट्स व्हिच इज रैपिडली इनकलकेटिंग इन the junior category people, the people who are quite young, peer pressure कह लो, that could be anything. So what I say is that these all are just ways to have your smoke and alcohol. कि peer pressure है, बहुत टेंशन है, मैं कहा इससे अगर टेंशन दूर होती तो पूरा देश ही पी रहा होता। तो जिस तरह आपने भी कहा कि 19 साल का लड़का या 5 साल का लड़का, इनको जब होता है तो हम ये मान सकते हैं, मुझे लगता है इसमें काफ़ी सच्चाई भी होगी कि ये एक जेनेटिक भी है, ट्रैवल्स फैमिली टू फैमिली। बिल्कुल। सो अगर आप जेनेटिक कैंसर्स की बात करें, हर एक कैंसर इज नॉट जेनेटिक, एवरी कैंसर इज नॉट जेनेटिक।
So there are particular cancers in which we look for a genetic association. Breast cancer, ovarian cancer, prostate cancer. So these are few cancers in which we have a proven hereditary role play. Yes. So again, अगर मैं बात करूँ breakdown of the treatment की, so we have been able to identify the mutations which are responsible for this genetic transfer of the genes also. So we have certain medicines and tablets जो कि हम देते हैं जो कि हेरिडिटरी कैंसर को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट तो नहीं कहूँगा बट फॉर प्रोफाइलैक्सिस इज द राइट वर्ड, जो हम देते हैं पेशेंट्स में कि भैया रिकर ना करें क्योंकि उनकी जेनेटिकली उनके सेल में डिफेक्ट है. ओके. सो यस देयर आर फ्यू कैंसर विच आर जेनेटिकली लिंक्ड, अगेन प्रोस्टेट, ओवरी, देन ब्रेस्ट, कोलन. So these are few cancer which are genetically linked. What type of cancer is more common in women? मतलब breast या cervical क्या है? So the scenario is changing slowly. So earlier it used to be the cervical cancer, CA cervix, right? जिसके लिए government has started that vaccination program last year in her budget. कि cervical cancer vaccine should be slowly incorporated into the vaccination programs, right? That used to be the leading cause, but as on date it is usually the breast cancer. Okay. Breast cancer has probably, so there is a shift of trend from cervical cancer to breast cancer in female. And अगर हम मैं males की बात करूँ, so it is head and neck followed by lung cancer. It is hidden? Head and neck. Okay. ये तो गले का और मुंह का कैंसर followed by lung cancer जो most commonly हम diagnose करते हैं. जैसे हम ये मानते हैं कि कैंसर एक बार हो जाने के बाद मतलब सामान्य ज़िंदगी नहीं रह जाती, मतलब शादी, जॉब, बच्चे. क्या आपने देखा है कि पेशेंट्स जो हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट दे आर एबल टू लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ? सी, अगर किसी की सर्जरी हुई है, लेट्स सपोज किसी की गाल की सर्जरी हुई है, अब वो गाल का डिफेक्ट ठीक करने के लिए सर्जन ने फ्लैपिस कहीं और का मसल यहाँ पे लगा दे, तो ऑब्वियसली वील सी अ फेशियल डिफॉर्मिटी, नंबर 1. तो जो सर्जरी से पहले मुंह था ऑब्वियसली वो तो नहीं आया पहले चीज. सेकेंड, किसी को कीमो हुआ, किसी का रेडिएशन हुआ, सो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनके वो शॉर्ट लिव्ड है, वो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट है. ट्रीटमेंट ख़त्म करने के बाद कुछ समय तक है. ऐसा नहीं है कि दैट दे विल हैव कीप हैविंग. रेडिएशन की बात करता हूँ, किसी को रेडिएशन हुआ है तो उसका पर्टिकुलर जिस पार्ट में कर रहे हैं वो एरिया में स्किन चेंजेस आ जाते हैं, कालापन आ जाता है, वो परमानेंट नहीं है. द डे वी विल स्टॉप रेडिएशन, 2 हफ्ते से 2 महीने 6 महीने तक वो स्किन नॉर्मलाइज हो जाती है. अब ऑब्वियसली यू माइट नॉट सी अ नॉर्मल टेक्सचर, लाइक खाना बनाते हैं आप लोग, राइट, हाथ जल गया तो खाल तो आ गई लेकिन हल्की सी हाथ हार्ड हो गया स्किन, दैट इज नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम हैविंग अ नॉर्मल लाइफ. लेकिन जैसे उसके साथ कई और बीमारियां आती हैं, जैसे नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं कुछ. सो दीज ऑल, अगेन मैं ये कहूँ कि 100 on 100 he will have a normal life? No, we cannot have a normal life because that particular patient has gone through a lot of treatment, right? But it would be as close to as normal. आप जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे किसी का रेडिएशन मुंह का हुआ, चमड़ी काली पड़ गई, अगेन दिस इज अ साइड इफेक्ट, अगेन टेम्परेरी. कीमो चल रही है, हेयर फॉल हुआ. अब हेयर फॉल, हाउ डज अ कीमोथेरेपी वर्क? आई मीन एनी गेस ऑन दैट कि आपके हिसाब से हाउ डज अ कीमोथेरेपी वर्क? कीमोथेरेपी इज नथिंग. सो कीमोथेरेपी इज अ इंजेक्शन, जैसे नॉर्मल ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं या टैबलेट खा रहे हैं, कीमो की टैबलेट भी है, कीमो का इंजेक्शन भी है. सो वी आर नॉट राइटिंग एनीथिंग ऑन दैट टैबलेट कि भैया तुझे पर्टिकुलर एरिया में जाके बॉडी के काम करना है. ओके, इट रिएक्ट्स एवरीवेयर. यस. सो हम इंजेक्शन में ये नहीं बोल रहे हैं कि उसको भैया वी आर नॉट प्रोग्रामिंग दैट इंजेक्शन कि तुझे किसी के ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट लेफ्ट ब्रेस्ट में जाके काम करना है. सो द प्रिंसिपल ऑफ दीज मेडिकेशंस इज दैट दे एक्ट ऑन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स इन द बॉडी. बॉडी में जोन से सेल्स रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, उस पर जाके काम करेगी, उसको स्टॉप करेगी. गॉट इट. विच इंक्लूड्स कैंसर साइट, ऑब्वियसली रैपिडली ग्रो कर ही रहा है. सेकेंड इज हेयर, नाई से बार से आज बाल कटवाओ, 1-1.5 महीने बाद दोबारा कटवाने जाना पड़ता है. रैपिडली ग्रोइंग है, हर 1.5-2 महीने में बाल ग्रो कर रहे हैं. नेल्स है, आज काटो 2 हफ्ते बाद फिर आपको नेल कट करने पड़ते हैं. इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, ठीक है, आज आप कुछ उल्टा सीधा खाओ, लूज मोशन हो जाते हैं. सिमिलरली कीमो का पेशेंट कहते हैं लूज मोशन हो रहे हैं, तो रीजन इज दिस बिकॉज वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स पे काम करती है. तो ये जहाँ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हमारी बॉडी में है, हेयर फॉलिकल, गट म्यूकोजा, नेल बेड्स, इन सब को जाके वो इफेक्ट करता है.
दैट इज द रीजन वी सी दी साइड इफेक्ट्स. सो द डे वी स्टॉप, कोई फर्दर टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई फर्दर टॉर्चर नहीं है, कोई फर्दर इंसल्ट नहीं है, सो दे स्लोली कम बैक टू नॉर्मल. आगे मैं अपनी हर एक फीमेल को ये बोलता हूँ कि मैडम देखो आपके बाल लंबे ज़रूर हैं, आई डोंट गारंटी दैट, बट डेफिनेटली मैं इंदिरा गांधी बना दूंगा जी पोस्ट कीमो. इंदिरा गांधी बनना है तो ठीक है, बन लो जी. सो द आइडिया इज आई कैन गारंटी द वॉल्यूम ऑफ हेयर्स, आई कैन नॉट गारंटी द लेंथ ऑफ हेयर एट 60 years ऑफ एज. सो फिर मैं कहता हूँ कि जान बचेगी तो बाल बनाओगे. So first thing that you need to save your life, the fashion, your hair length, hair styling, your skin texture is all secondary. If we as a doctor, someone as a relative is not able to save life of a patient, then obviously we don't have a patient, we don't have a person, we don't have hair, we don't have skin. So what advantage are we getting by not taking a treatment? We are actually waiting or pushing the person to death. Of course. जैसे अभी आपने मेंशन किया था सर्वाइकल शॉट्स के लिए, तो क्या उसकी कुछ एज है कि किस एज तक ले सकती हैं लड़कियां, सिर्फ लड़कियों के लिए ही है? जो सर्वाइकल वैक्सीन है, सो दैट इज पर्टिकुलर अगेन HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वन पर्टिकुलर टाइप. जो सर्वाइकल कैंसर है बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं, इसके कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेन है 16, 18, 31, 33 जो कि मेजरली पॉजिटिव एजेंट है सर्वाइकल कैंसर के लिए, नंबर 1. सो दीज वैक्सीन आर टारगेटेड अगेंस्ट दोज स्ट्रेन्स. क्वाड्रावेलेंट, बाइवेलेंट, 2 वैक्सीन है. क्वाड्रावेलेंट इज ये 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट स्टॉप करती है उसको, पहला. दूसरा आपने पूछा एज, राइट. सो दिस इज व्हाट आई टेल एंड आई विश एवरीवन कुड अंडरस्टैंड. सो व्हेन डज अ फीमेल गेट एक्सपोज टू अ HPV or human papilloma virus, that is through the semen. So I always tell that the major benefit जो मिलेगा वो मिलेगा when a particular female takes the vaccine before the first unprotected intercourse. Okay. Because the day a female has an unprotected intercourse, she would be exposed to semen. Semen से HPV ट्रांसमिट होना है, HPV से फिर CA cervix पॉजिटिव एजेंट है. तो हम कहते हैं भैया हम दैट इज व्हाट आई से दैट अ फीमेल हु इज बिटवीन 9 to 11, 9 to 14 years of age, that is an apt age for any female to take the cervical vaccine for to have a maximum benefit. Not that a female who is mother of 2, it will not affect, or it will not have that, it will not protect her. Definitely it will protect her. अगर उसको 100 में से 90 कर रहा है तो इनको X% तो इनको भी करेगा. So the ideal age is when I say whenever the females attain a menarche, means जैसे menses शुरू होते हैं, that is the right time to get that vaccination done. Third, HPV is not only related to cervical cancer, oropharyngeal cancer, मुंह के कैंसर में भी HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का डेफिनेटली डायरेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन है. अब मेल्स में कितना काम करेगा, आई डोंट हैव एनी डेटा. ओके. मैं मेल्स को रेकमेंड करता हूँ, आई जस्ट लीव इट टू द पेशेंट हु आस्क. मैं यू फाइंड योर सेल्फ, फाइंड गो एंड टॉक टू अ पेडियाट्रिशियन वेदर इट विल हेल्प यू और नॉट. बट डेफिनेटली फीमेल्स में येस, ideally all females. The best age is between 9 years to 14 years of age when a female attains a menarche. That is the time when everyone should be vaccinated, as per my knowledge and my practice. So is biopsy the only way to detect cancer या फिर कुछ और तरीके भी हैं? और biopsy को लेकर ये लोग सोचते हैं कि इससे फैलता है, तेज़ी इसमें चाकू लग गया फैलने लगेगा. क्या है एक्चुअली ये? मैम ये सबसे बड़ा मिथ है. मतलब ये बिगेस्ट हर्डल है विच अ डॉक्टर और ऑन्कोलॉजिस्ट, एवरीवन, आई विल नॉट टॉक अबाउट एवरीवन नाउ, will or has faced this question or this hurdle. बिगेस्ट हर्डल है कि ये बायोप्सी करानी है जी. सो व्हाट इज़ बायोप्सी? बायोप्सी इज़ व्हेन वी एक्चुअली गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे बीमारी है और उससे हमने एक छोटा सा टिश्यू ले लिया. So we cannot be labeling a cancer, a person suffering from cancer, till we see the cancer cells. तो कैंसर सेल्स देखूंगा कैसे जब मेरे पास सेल्स एक्चुअली माइक्रोस्कोप के नीचे होंगे. सो देयर आर 2 ways to get the cells under a microscope. One is FNAC, second is biopsy. So FNAC is fine needle aspiration. जैसे हम पतली सुई डाल के we just try and aspirate few cells from that and we lay it over the slide and look under the microscope. Second is biopsy, in which we actually go to the particular target area and we take out a small piece and then we process it over the slide and then we see under the microscope. So एक तो biopsy या FNA से बिना, let's call it histopath या cytology के बिना
हम कैंसर डिक्लेयर कर ही नहीं सकते. आई माइट रन अ बैटरी ऑफ टेस्ट विच कॉस्ट यू एक्स अमाउंट and I don't do a biopsy and FNAC, I'll not label that person suffering from cancer. It would be he might be suffering from cancer. Right? So biopsy की weightage बता देता हूँ यहीं पे. 99% of the times patient is suffering from cancer based on the investigations that we have done, but biopsy turns out to be negative. Right? So if a biopsy turns out to be negative, then that person is not suffering from cancer till we reprove it. So that 1% is heavy on 99 other tests. Right? सो जब तक बायोप्सी एफएनएसी नहीं होगी हम कैंसर प्रूव नहीं कर पाएंगे. मिथ की जो बात है, बायोप्सी से एफएनएसी से कैंसर नहीं फैलता, बल्कि जब तक ये नहीं होगा मैं कैंसर डिक्लेयर ही नहीं कर पाऊंगा. लंग में गांठ है जी बाबूजी आपके, कैंसर है या नहीं बायोप्सी के बाद पता लगेगा मुझे. मतलब वो करना ही पड़ता है. उसकी बिना पता कैसे लगेगा मैम कि ये लंग कैंसर 5 प्रकार का है, कौन से टाइप का है, 5 का ट्रीटमेंट अलग है. मुझे उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसका मॉलिक्यूलर एनालिसिस करना है, उसका नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करनी है. मैं करूँगा कैसे? गांठ है तो गांठ है, तो सीटी स्कैन में दिख गया, एक्सरे में दिख गया. प्रोसेस्ड फूड कितना खतरनाक है? सो प्रोसेस्ड फूड की अगर बात करें तो इसके अंदर जो केमिकल, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, दैट प्रॉबेबली कॉजेज द मे बी लिंक्ड कॉजिंग कैंसर्स. बट एज सच मुझे डेटा, आई डोंट हैव एनी डेटा, आई डोंट रिकॉल अ डेटा कि मैं कहूँ कि पर्टिकुलर एजेंट से पर्टिकुलर जो है कैंसर हो रहा है. पीछे ये जो व्हाट यू कॉल दिस शुगर की जो होती है ना आर्टिफिशियल स्वीटनेस, उस पर बहुत एक टॉक हुआ था. उसमें प्रोडक्ट होता है उसमें एस्पार्टेम. एस्पार्टेम को लेके देयर वाज लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई कि लेना चाहिए नहीं. 2022-23 की बात है, WHO की स्टडी आई थी, इसमें प्रूव हो गया था कि एस्पार्टेम इज कॉजिंग कैंसर. राइट? सो नाउ वी हैव अ डेटा, सो वी शुड नॉट यूज दैट. राइट? बट यही बात करूं 10 साल पहले की, 15 साल पहले की, सो एवरीवन वाज आफ्टर दिस विल टेक अ शुगर फ्री, विल कैलोरी इनटेक कम हो जाएगा. लेकिन हम आजकल देखते हैं डॉक्टर की हर चीज़ में कुछ भी करो, इस बर्तन में खाना नहीं पकाओ कैंसरस है, इसमें माइक्रो यूज़ नहीं करो कैंसरस है, ये खाना मत खाओ कैंसरस है, डब्बे का खाना मत खाओ कैंसरस है. मतलब माइक्रो प्लास्टिक्स है कैंसरस है, मतलब हर कदम पे डर है. मैम ये बॉटल है ना, जस्ट पिक वन बॉटल, उठाओ एक बॉटल उठाओ, इसके पीछे एक नंबर होगा, बेस पे देखो एक नंबर है इसके बेस में, बॉटल के बेस में देयर वुड बी अ नंबर. ओके. कुछ नंबर लिखा होगा ट्रायंगल में. हाँ, there is one, yeah. कुछ ट्रायंगल में नंबर लिखा होगा. आई कैन गारंटी यू आउट ऑफ 100, 99 वुड नॉट नो व्हाट इज दिस. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट गिविंग अ कॉर्पोरेट लेक्चर, पढ़े लिखे लोग सारे, ऑल इंजीनियर एंड अबव. राइट? सेम क्वेश्चन आई आस्क्ड, मतलब इट वाज देयर लंच टाइम. मैं कहा बॉक्स उठाओ यार. किसी के अंदर ट्रायंगल में 5 लिखा हुआ था, किसी में 1 लिखा हुआ था. राइट? किसी में 6 लिखा हुआ था, XYZ नंबर्स लिखे हुए थे. None knew what this number means. Of course. No one knows, right? So these are the grade of plastics. Oh. Someone told me, sir, ये मेरा फर्स्ट क्वालिटी का है. मैं कहा सर आप सीनियर, उसके 5 लिखा था. मैं सर आपका तो 5th ग्रेड का है यार. You are senior, you are earning more, you should have 1 number. She should have 5 number because she is below you. So the answer is these all are grades of plastic. 1, 2, 3, 4, 5. Coming back, कि is it safe to have it or not? तो concept is whenever we heat food in plastics, right, it causes leaching of certain substance from the plastic which is cancerous. ऐसा फिर नहीं तो इस बॉटल में पानी क्यों आएगा? सो प्लास्टिक में खाना गर्म करना, माइक्रोवेव पर से विल नॉट कॉज कैंसर. माइक्रोवेव फूड विल नॉट कॉज कैंसर. सो माइक्रोवेव क्या है? माइक्रोवेव में क्या होता है जब खाना गर्म करते हैं, सो देयर आर सम रेडिएशंस जिससे खाना वाइब्रेट होता है. वाइब्रेशन से वो हीट प्रोड्यूस होती है, इससे खाना गर्म हो जाता है. सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ हाउ माइक्रोवेव वर्क्स. बट उस वाइब्रेशन, उस हीट से प्लास्टिक अगर हम कहते हैं ना दिस, सो अवर आई प्रैक्टिस इज देयर इज नो प्लास्टिक विच इज माइक्रोवेव सेफ. कोई कुछ भी कह ले, बिकॉज जो प्लास्टिक लीच होके फूड में आएगा दैट इज कैंसरस. हीटिंग फूड इज नॉट कैंसरस. सिमिलरली अगर जब तक ये बॉटल ठंडी है कोई दिक्कत नहीं, आप बॉटल गर्म हो गई, उबल गया पानी इसके अंदर, दैट इज व्हाट कैंसर. लोग उठावे से खाना लाते हैं, वो गर्म दाल जो है थैली में डलवाई, पैक करके ले आए और खा लिया. प्लास्टिक के थैली में डाल के चाय. यस बहुत कॉमन है सारे लेबर क्लास. अब देखो प्लास्टिक की थैली में चाय आती है, वो प्लास्टिक के कप में पी लेते हैं. दैट इज एक्सट्रीमली हॉट. सो दैट इज व्हाट कॉजेस कैंसर.
जहाँ तक रही स्टील का बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन, अगेन वी डोंट हैव एनी डेटा टू प्रूव दैट। कोई कहता है एल्यूमिनियम में खटाई नहीं डालनी चाहिए, उससे ये हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। सो इफ देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट डेफिनेटली प्लास्टिक्स एंड कैंसर इज डेफिनेटली लिंक्ड। माइक्रो प्लास्टिक्स जो आप बात करो, इट इज डेफिनेटली लिंक्ड। वाई एंड हाउ आई हैव टोल्ड यू। सो रेफ्रिजरेटेड बॉटल इज ओके, water, a boiling hot water bottle which is made of plastic is a problem. Right. So heating food in a plastic, microwave safe plastic is a problem. Heating food in microwave in a glassware is not a problem. So that is how I linked microplastics and other food in my day-to-day practice. थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमसे बातचीत करने के लिए। मुझे लगता है दर्शकों के जितने डाउट्स थे, सवाल थे, वो सब हमने क्लियर किए हैं। अगर कुछ बच गया हो, कुछ रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि एक बार दोबारा डॉक्टर को इस शो में लेकर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।